प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी हम लोग बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस में अगले टॉपिक के ऊपर। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में ग्रेडियंट के ऊपर काफ़ी चर्चा करी, ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिक मीन भी देखा और उससे रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चंस भी किए। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली विद्यार्थियों कर्ल और डाइवर्जेंस इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। कर्ल और डाइवर्जेंस रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इन सब के ऊपर हम लोग विचार भी करेंगे विद्यार्थियों। तो चलिए आइए इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें बेसिकली पहले ये समझना है कि भाई ये डाइवर्जेंस और कर्ल होता क्या है। पहले इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। तो इट्स वेरी ईजी, ध्यान दीजिएगा। हमें ये पता है कि ये जो डेल ऑपरेटर होता है, इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई और के डेल बाय डेल जेड होती है। दिस इज डेल ऑपरेटर विद्यार्थियों, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बेसिकली क्वांटिटी नहीं कहेंगे कि वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। हम लोगों ने ये देखा कि जब इस डेल के साथ में हम लोग इस डेल को जब किसी स्केलर वैल्यूड फंक्शन के पर ऑपरेट करते हैं तो इट विल गिव यू ग्रेडियंट। आई रिपीट, ग्रेडियंट, ठीक है ना। लेकिन जब हम इस डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना, ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है वेयर एफ इज दैट एफ इज इक्वल्स टू f1 i कैप, f2 j कैप और f3 k कैप, वेयर f1 f2 f3 आर द फंक्शन ऑफ x y z हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो जब हम लोग किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन पर डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं विद्यार्थियों, तो यहां पे 2 संभावनाएं बनती हैं कि आप इस डेल को इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के ऊपर डॉट प्रोडक्ट के रूप में अप्लाई कर सकते हो, और एक दूसरी संभावना बनती है कि आप इस वेक्टर डेल ऑपरेटर को इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन पर क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में अप्लाई कर सकते हो। आई रिपीट, डॉट प्रोडक्ट के रूप में अप्लाई कर सकते हो और क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों ही चीजें आपके लिए मतलब अवेलेबल है। ये 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन हम लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं जिससे ग्रेडियंट मिल गया था। नाउ जब हम डेल ऑपरेटर के साथ में डॉट प्रोडक्ट के रूप में एफ को ऑपरेट करते हैं, सो वी विल गेट डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो हम इसको कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है ना। और जब क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में हम एफ पर ऑपरेट करते हैं डेल को, तो इसे कहा जाता है बच्चों कर्ल ऑफ एफ। आई रिपीट, क्या कहा जाता है? कर्ल ऑफ एफ कहा जाता है। तो ये 2 चीजें हैं विद्यार्थियों जो हम लोगों को समझनी है, डाइवर्जेंस और कर्ल। नाउ हाउ द डाइवर्जेंस वर्क, कैसे डाइवर्जेंस काम करता है? बहुत सिंपल सी बात है। तो यदि आप किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं एफ का, एफ ध्यान दीजिएगा कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड से ऑपरेट होता है किसी फंक्शन के ऊपर, राइट। अगर वो राइट साइड में लिखा हुआ है, इट मींस दैट कि डिफरेंशियल ऑपरेटर उसके ऊपर काम नहीं करेगा, डिफरेंशिएशन उसका नहीं होगा, भले आप डॉट प्रोडक्ट करके उसको लेफ्ट साइड में रख सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पे दिस इज व्हाट दिस इज, इसको जब आप ऑपरेट करोगे तो ये आए डेल बाय डेल एक्स जे डेल बाय डेल वाई प्लस के dot what is the value of f? F is what? F is f1 i cap, f2 j cap और f3 k cap। तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो आपको डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन पता ही है कि i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ होता है। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज डेल f1 बाय डेल x, डेल f2 बाय डेल y और डेल f3
बाय डेल z, ठीक है ना। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ f। तो अगर आप डाइवर्जेंस ऑफ f को ध्यान से देखें विद्यार्थियों, तो ये बेसिकली क्या आ गया है, इसमें कहीं पर भी आपको ijk नहीं दिख रहा होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिव यू अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है आपको, एक परिमाण मिलता है आपको, ठीक है ना। और ये डेरिवेटिव्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में और उनका सम है, ठीक। नाउ डाइवर्जेंस के साथ में एक चीज और जुड़ी हुई है। क्या चीज जुड़ी हुई है विद्यार्थियों, कि डाइवर्जेंस के साथ में एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा हुआ है। ये तो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन हो गई, एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा हुआ है और वो है सोलेनॉइडल वेक्टर का, सोलेनॉइडल वेक्टर। सो व्हाट इज द सोलेनॉइडल वेक्टर, होता क्या है ये सोलेनॉइडल वेक्टर? तो इट्स वेरी इजी। कोई देखो, कोई ऐसा वेक्टर बेसिकली जो आप कोई भी ये जो आप वेक्टर पॉइंट फंक्शन लेते हो, बेसिकली ये 3D से 3D में एक मैप होता है, राइट। अब नाउ 3D से 3D में मैप, तो यहां पर जो आपको उस पर्टिकुलर स्पेस, जो भी आप वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले रहे हो, वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन ने जो भी स्पेस क्रिएट किया, वो इस मैपिंग में क्या दिखा रहा है आपको। इट मीन्स दैट कि आपने एक फुटबॉल ली यहां पर और आपको वहां पर क्या मिल गई, वहां पर मिल गई आपको एक टेनिस बॉल दूसरे साइड में मैप के बाद में। इट मीन्स दैट कि यू आर कंप्रेस, आपने कंप्रेस कर दिया है। कहां पे, यहां पे जो आपको दिया था उस वो यहां पर कंप्रेस हो गया। किसके थ्रू कंप्रेस हुआ है, इस f के थ्रू कंप्रेस हो गया, इस f के थ्रू, राइट, सॉरी, इस f के थ्रू कंप्रेस हो गया, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के थ्रू कंप्रेस हो गया। तो यदि ये किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन में इस तरह का गुण होता है, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों उस वेक्टर को हम सोलेनॉइडल वेक्टर कहते हैं और उसका जो डाइवर्जेंस होता है विद्यार्थियों, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आई रिपीट अगेन, ऐसा कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना, जो आपको एक कंप्रेस्ड वैल्यू देता हो, जिसे कंप्रेस किया जा सके, ठीक है ना, जिसके थ्रू कंप्रेस किया जा सके किसी पर्टिकुलर डोमेन को, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग सोलेनॉइडल वेक्टर कहते हैं। और सोलेनॉइडल वेक्टर का डाइवर्जेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो 0 होता है। आई रिपीट, डाइवर्जेंस जो है वो 0 होता है। इट मीन्स दैट कि यहां से एक चीज और समझ में आती है कि जो डाइवर्जेंस होता है बेसिकली, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो भी हम फील्ड या वेक्टर फील्ड के साथ में काम कर रहे हैं, उसमें कंप्रेस होने की प्रॉपर्टी है कि नहीं है, वो कंप्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है एक पर्टिकुलर डोमेन को। क्लियर है, राइट। तो ये डाइवर्जेंस जो है बेसिकली एक जिसे कहें कि सोलेनॉइडल मींस जिसमें कंप्रेस या फिर क्या कहते हैं बड़ा होने की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसे स्पेस को आइडेंटिफाई करने के लिए डाइवर्जेंस इज अ गुड टूल विद्यार्थियों। तो ये तो हो गया डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट। आई होप कि जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया वो आपको समझ में आ गया होगा। इन सबसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, इसलिए उससे निश्चिंत रहिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी साथ में समझा देता हूँ, फिर इनके कंबाइंड क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है विद्यार्थियों, दैट द कॉन्सेप्ट इज कर्ल ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना। सो व्हाट इज द कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन? सो कर्ल, जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया कि बेसिकली जब हम लोग क्या कहते हैं डेल के साथ में इस f को, जो कि एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं, तो हमें जो मिलता है विद्यार्थियों वो होता है कर्ल ऑफ f। आई रिपीट, कर्ल ऑफ f होता है, ठीक है ना, कर्ल ऑफ f होता है। राइट। सो ये आपका डेल और ये f की वैल्यू, जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है विद्यार्थियों, तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। और अगर आपको याद हो कि जब दो वेक्टर्स का इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो हम लोग डिटर्मिनेंट
के थ्रू भी शो कर सकते हैं आई जे के डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पर आ जाएगा F1, F2 और F3. So this is the value of this del cross F, जहां पर F एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और F1, F2, F3 क्रमशः x, y, z एक्सिस के डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, डेल क्रॉस F की वैल्यू आ गई। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे विद्यार्थियों, तो ये हमेशा आपको एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको हमेशा क्या देगा विद्यार्थियों, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। क्लियर। नाउ वेक्टर क्वांटिटी आपको दे दिया, ठीक है, ये आपको एक वेक्टर क्वांटिटी दे देगा एग्जैक्टली। नाउ लुक एट दिस, यहां पर भी इस कर्ल के साथ में, दैट इज कॉल्ड द कर्ल ऑफ एफ, है ना, इस कर्ल के साथ, इसको शॉर्ट में हम लोग विद्यार्थियों, एक सेकेंड कहां गया, इसको शॉर्ट में इसे शॉर्ट में हम लोग कर्ल ऑफ एफ भी लिखते हैं विद्यार्थियों, कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू दिस वन। और उसी तरह से ऊपर जो हम लोग डाइवर्जेंस के ऊपर बात कर रहे थे, उसको भी शॉर्ट में हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो है वो इस तरह से लिख देते हैं, डेल डॉट एफ को विद्यार्थियों, ठीक। अब कर्ल के साथ में एक कॉन्सेप्ट जुड़ा है, जैसे कि डाइवर्जेंस के साथ में जुड़ा हुआ था, दैट इज द इरोटेशनल वेक्टर, इरोटेशनल वेक्टर, राइट। देखो बेसिकली जब किसी भी वेक्टर का कर्ल निकाला जाता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, तो यू विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है विद्यार्थियों, तो वो आपको क्या देगा, एक स्पेस में वो भी एक सरफेस देगा। नाउ ये जो आपको सरफेस मिल रही है, या जो भी क्वांटिटी आपको मिल रही है, उससे जो भी क्रिएट हो रहा है, व्हाटएवर इट इज, सरफेस, इट इज वॉल्यूम और व्हाट, अगर उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी है, क्या है, रोटेशनल प्रॉपर्टी है, या वो उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो रोटेट नहीं होता लाइक दैट, ऐसा मतलब इस तरह का कोई क्रिएट नहीं करता है सरफेस। तो अगर कोई ऐसा सरफेस क्रिएट हो रहा है जो कि कंप्लीटली इरोटेशनल है, उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी है ही नहीं, कई बार होता है ना कि सरफेस घूम के ऐसे आ जाता है, ठीक है ना, राइट। जैसे ये मेरा कॉलर है, ये घूम के ऐसे आ गया, तो इट्स रोटेशनल, मतलब रोटेट हो गया वो मेरे गले के चारों ओर। तो इस तरह की अगर कुछ विशेषता उस सरफेस में नहीं है जो कि इस वेक्टर क्वांटिटी से जनरेट होगा, तो ऐसी स्थिति में उस वेक्टर क्वांटिटी को हम कहते हैं इरोटेशनल वेक्टर। आई रिपीट, इरोटेशनल वेक्टर, ठीक है ना। और इरोटेशनल वेक्टर की बात अगर हम कर रहे हैं, तो उसका जो कर्ल होता है, आई रिपीट, जो उसका कर्ल होता है वो हमेशा 0 होता है। तो अगर हमें किसी भी वेक्टर के लिए यह पता लगाना है कि इसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो आप उसका कर्ल निकाल लीजिए। अगर वो 0 आ गया तो इट मींस दैट कि वो इरोटेशनल वेक्टर है, मतलब उस वेक्टर में रोटेशनल, जिसे कहें कि फिनोमेना जैसी कोई चीज नहीं होती है, किसमें, एफ में, आई रिपीट एफ में। और उसको जानने का तरीका है कर्ल, ठीक। तो कर्ल जो है विद्यार्थियों, वो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में रोटेशनल प्रॉपर्टी है कि नहीं, उसको जांच करने का भी एक तरीका है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि वेरीफाई दैट वेक्टर इज इरोटेशनल वेक्टर। तो आपको कर्ल निकालना है और दिखा देना है कि उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो वो इरोटेशनल प्रूफ हो जाएगा। और उसी तरह से ऊपर जो हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी वेक्टर का जो वो है, क्या कहते हैं, अगर वो सोलेनोइडल वेक्टर है, तो उसका जो डाइवर्जेंस होता है वो 0 होता है। अच्छा, डाइवर्जेंस के साथ में एक चीज और जुड़ी हुई है, क्या जुड़ी हुई है बच्चों, कि बेसिकली डाइवर्जेंस आपको ये भी बताता है कि ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ, जिसको कि हम लोग डेल डॉट एफ लिखते हैं बेसिकली, तो डाइवर्जेंस आपको ये भी बताता है कि ये जो एफ है बेसिकली ये एक सरफेस को डिनोट करता है। तो इस एफ की जो सरफेस है, उस सरफेस के पर यूनिट एरिया से, आई रिपीट, पर यूनिट एरिया से, पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम कितना फ्लक्स इमिट हो रहा है, आई रिपीट, कितना फ्लक्स इमिट हो रहा है,
ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ से पता लगाया जा सकता है, ठीक है ना। आई रिपीट, पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना फ्लक्स एमिट हो रहा है, ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ रिप्रेजेंट करता है। ये एफ और डेल में, मतलब एफ और डाइवर्जेंस एफ में रिलेशन है। एफ ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सरफेस इन द 3D स्पेस, राइट, और ये आपको फ्लक्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने वो तवा होता है ना, घर में रोटी बनाते हैं, तो बेसिकली वो तवा भी जो है वो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसको भी हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उस पर्टिकुलर सरफेस की, तो अगर आप देखेंगे कि जब रोटियां बनाई जाती हैं तो अगर आप उस तवे के ऊपर हाथ थोड़ा सा घुमाएं तो आपको गर्मी सी महसूस होती है, तो वो जो गर्मी है वही फ्लक्स है, ठीक है ना। फ्लक्स आपके चारों ओर है, हर जगह पर है, ठीक है। जहां पे भी कुछ इस तरह का विकिरण हो रहा है, हिंदी में विकिरण बोलते हैं उसको, तो वो सब फ्लक्स है। तो वो जो गर्मी है दैट कॉल्ड द फ्लक्स। और इस तरह की जो विकिरण होते हैं उसको मेजर करने के लिए डाइवर्जेंस एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं, मैकेनिकल वाले बच्चे होते हैं, या फिर ये इस तरह से जो स्टडी करते हैं जिसमें फ्लक्स का भी रोल आ जाता है, खासकर फिजिक्स वाले जो बच्चे हैं, उसमें डाइवर्जेंस को काफी पढ़ाया जाता है। जैसे फिजिक्स ऑनर्स के बच्चे हैं, फिजिक्स में एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो जब भी वो फ्लक्स वगैरह या इस चीजों के साथ में, करंट वगैरह के साथ में काम करेंगे, तो वहां पे डाइवर्जेंस जैसी चीजें, कर्ल जैसी चीजों का बहुत इस्तेमाल होगा। जैसे सन है, कोई भी बॉडी है, तो सन जो है वो अपने सरफेस के पर यूनिट एरिया से जो विकिरण वो कर रहा है, एमिट कर रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कहीं ना कहीं पर डाइवर्जेंस का भी यूज कर सकते हैं। देखो, मुझे एग्जैक्टली मैं बहुत ज्यादा अप्लाइड मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है बस वो मैं आपको समझा सकता हूं कि आप इसको इससे लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी होता है, डाइवर्जेंस वहां भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट या अगर बीएससी के स्टूडेंट हो या जो भी हो, जब आगे जब पढ़ोगे फिजिक्स को या फिर अपने सब्जेक्ट को, तो वहां पे अगर कहीं पे डाइवर्जेंस आएगा तो उसको क्लिक करना कि ये कहां पर फ्लक्स को कैलकुलेट करने में काम आ रहा है, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों, ये डाइवर्जेंस और कर्ल का बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर बेस्ड अब हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डाइवर्जेंस एंड कर्ल। मेन था कि इसका जो कॉन्सेप्ट है विद्यार्थियों, वो आप लोगों को क्या समझ में आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर कहीं पर भी कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहे तो एप्लीकेशन वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो माय डाउट या माय क्वेरी में जाके पूछ सकते हैं, एंड यूट्यूब वाले बच्चे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वी विल प्रोवाइड द एक्सपेक्टेड आंसर, जो भी सुटेबल आंसर होगा वो हम आपको देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सम क्वेश्चंस। अब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं कुछ, ठीक है ना। चलिए आइए। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चंस स्टूडेंट। ये आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप देखिए। जैसे पहला कुछ एक क्वेश्चन है कि डिटरमाइंड द ए की वैल्यू निकालने को कह रहा है वो। डिटरमाइंड ए एज दैट द वेक्टर एफ x plus 3yi plus y minus 2zj plus x minus azk is सोलेनोइडल। मतलब आपको a की वैल्यू निकालना है जबकि f को वो ऑलरेडी सोलेनोइडल वेक्टर कह रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। प्रश्न समझिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, ठीक है। बिकॉज अगर क्वेश्चन समझ गए ना तो फिर किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आने वाला है। नाउ नेक्स्ट, अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो आपको इफ एफ इज सोलेनोइडल देन उसका डाइवर्जेंस क्या होगा विद्यार्थियों? जीरो हो जाएगा। अब डाइवर्जेंस जीरो हो गया तो अब डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू निकाल लो। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है कि दिस इज योर F1 जो I के साथ है, जो J के साथ है वो योर F2, जो K के साथ है वो F3। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? डाइवर्जेंस ऑफ एफ का फॉर्मूला होता है डेल F1 बाय डेल एक्स डेल F2 बाय डेल y। मतलब ये मैं ऐसे लिख रहा हूं कि I J K, I वाली क्वांटिटी का x के रिस्पेक्ट में, J वाली क्वांटिटी का y के रिस्पेक्ट में और K वाली क्वांटिटी का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और उनका सम आपको कर देना है ना। और दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप F1, F2, F3 की वैल्यू रखेंगे तो ये देखिए x प्लस 3y आ गया, y माइनस 2z आ गया, x प्लस az आ गया। तो इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों 0 हो जाएंगे, y और z x के रिस्पेक्ट में।
यहाँ z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल a आ जाएगा, तो यू विल गेट a इज इक्वल टू -2. दैट्स ऑल. लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, इसे लॉलीपॉप क्वेश्चन कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ f दिया हुआ है xy साइन zi प्लस वाई स्क्वायर साइन xj प्लस वाई स्क्वायर इसमें कुछ लोचा है बिकॉज यहाँ पे वाई स्क्वायर साइन xy है, तो मे बी पॉसिबल कि देयर इज सम ब्रैकेट और k ऐसा होना चाहिए. बाकी अपन देख लेंगे. मुझे लगता है कि हो सकता है कि वाई स्क्वायर ना हो, तो लेट्स सी कि इसमें क्या है. ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो कंटेंट राइटर्स होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं और मुझे दे देते हैं, और गलती मेरी भी हो जाती है कि मैं खुद उसको प्रूफ रीड नहीं करता हूँ, जबकि कर लेना चाहिए. थोड़ा सा समय का शॉर्टेज के कारण, बस और कुछ नहीं. मैं सोचता हूँ कि वो कर लेंगे ये वाला काम, क्योंकि बुक से देख के ही तो आपको कंटेंट बनाना है, लेकिन फिर भी अगर नहीं बना पा रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके, चलता है कभी कभी, तो ठीक है. देन फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ f एट द पॉइंट 0 π/2 π/2. ये आपको x y z की वैल्यू दे दी है कि भाई x ये है, y ये है और z ये है, तो आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो चलिए आइए आगे देखते हैं कि क्या लिया है उसने. f को देखना है मेनली. तो यहाँ पर उसने जो f लिख रखा है, ओके, ये वाला f था ही नहीं एक्चुअल में. ये वाला जो वाई स्क्वायर क्वांटिटी ना बच्चों, ये काम की ही नहीं है, छोड़ दो इसको, राइट. तो दिस इज योर f. सोल्यूशन के ऊपर जब हम लोग जाएंगे, तो दिस इज योर सोल्यूशन विद्यार्थी. ये यहाँ पे सोल्यूशन है और आपको ये गिवन है. दिस इज योर f एक्स वाई साइन zi प्लस वाई स्क्वायर साइन xj प्लस वाई स्क्वायर साइन xy k. सो डाइवर्जेंस ऑफ f निकालेंगे तो इसका x के रिस्पेक्ट में, इसका y के रिस्पेक्ट में और इसका z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा. इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों तो केवल x का 1 हो जाएगा, y साइन z एज इट इज आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में तो 2y साइन x एज इट इज, और यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट्स 2z साइन xy, राइट. तो ये आपके पास में वैल्यू हो जाएगी. एंड नाउ अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स वाई जेड की. तो जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, तो यहाँ तो डायरेक्ट π/2 लिख दिया, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. y की जगह पर लिखना है आपको π/2, तो यहाँ पर लिख देंगे आप π/2 साइन π/2 साइन π/2 z की जगह पे प्लस 2y. तो 2y मीन्स 2 π/2 और साइन x मतलब कि साइन 0 प्लस 2z 2 π/2 और साइन xy. तो साइन x की वैल्यू 0, y की वैल्यू π/2 है, तो ये अल्टीमेटली साइन 0 हो जाएगा. तो साइन 0 0 साइन 0 0, तो ये पूरा 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो अल्टीमेटली योर आंसर इज π/2. दिस इज योर आंसर. तो यहाँ पर आपको अल्टीमेटली जो डाइवर्जेंस ऑफ f है वो आपने निकाल दिया किस पे, इस पॉइंट पे. सो यू विल गेट दिस वैल्यू π/2. दिस इज योर आंसर. ठीक है विद्यार्थियों, अब ये एक लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हालांकि ये पेपर के लायक तो नहीं है, फिर भी अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास में r बराबर है ना, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, r बराबर xi yj और zk है, देन प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ r इज इक्वल टू 3 और कर्ल ऑफ r इज इक्वल टू 0 होता है. तो भाई डाइवर्जेंस के लिए तो वही डेल डॉट r निकाल लो, यहाँ पे डेल और यहाँ पे डॉट, ये पूरा r आ गया. तो ये वाली कॉल x के ये वाला क्वांटिटी x y और z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो जाएगा, 1 1 1 1 आ जाएगा, खत्म, लॉलीपॉप. कोई दम ही नहीं. कैसे कैसे क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इसको कंटेंट में शामिल करा है. जो भी बच्चा हमारा कंटेंट राइटर है उसको हमने क्या रखा है कि भाई जो भी किसी प्रीवियस एग्जाम में बच्चों के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको आप शामिल कर लीजिएगा. तो ये पूछा हुआ होगा, ठीक है, इज ओके. नाउ दैट कर्ल ऑफ आर, ये नया चीज आ गया क्योंकि अपने को कर्ल करना अभी तक नहीं करा था हमने. तो कर्ल ऑफ आर इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस आर. तो दिस इज योर डेल और ये आपका आर हो गया. अब इनकी वैल्यू वही डिटरमिनेंट के फॉर्म में अपन लोग निकाल लेते हैं, आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई. दिस वन यहाँ पे आई जे और के जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड आ जाएंगे. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया विद्यार्थियों. यहाँ पे आई लगा के इसका जेड के रिस्पेक्ट में, इसका वाई के रिस्पेक्ट में, प्लस यहाँ पे जे लगा लिया. तो जे लगा लिया तो ये पहले जेड एक्स के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में होगा, उल्टा होगा. अगर आप माइनस लगा लेते तो ऐसे करते हैं, लेकिन आपने यहाँ प्लस लगा रखा है तो पहले डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स, तो ये आया, फिर माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड, ये आया, प्लस के, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई माइनस
डेल बाय ऑफ एक्स। तो भाई जीरो क्या क्या हो जाएगा, सभी जीरो हो जाएगा। ये जेड वाई के रिस्पेक्ट में जीरो, एक्स जेड के रिस्पेक्ट में जीरो, जेड के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, सब जीरो। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू आपने जीरो प्रूफ कर दिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज अगर आप और आगे देखें विद्यार्थियों तो लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चंस और बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, दिस इज योर फंक्शन, सपोज दैट ये आपके पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, और इस वेक्टर क्वांटिटी का आपको उसने क्या कह दिया है, आपको कहा है फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ द वेक्टर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy के कैप। तो दिस इज योर एफ बेसिकली, और डाइवर्जेंस ऑफ एफ मींस इसका x के रिस्पेक्ट में, इसका y और इसका z के रिस्पेक्ट में, ये करा। ठीक है, यहाँ पे आपने वैल्यू लिख दी, यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ 2 y के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर 2x आ जाएगा, यहाँ पे z है ही नहीं तो 0, तो अल्टीमेटली ये 4x। तो ये आपके पास में डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो इन सभी क्वेश्चंस को जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ बच्चों, इन सबको मैं एक एक क्वेश्चन को लेके पूरा बोर्ड पे रगड़ रगड़ के तुम्हें भी पढ़ा सकता था, लेकिन अल्टीमेटली इससे हो सकता है कि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। ठीक है, लेकिन मेरी भी मेहनत बढ़ जाती और शायद मैं ज़्यादा समय में कम क्वेश्चन को कवर कर पाता। अभी यहाँ पे फायदा ये हो रहा है कि तुम लोगों को बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है कि हो कैसे रहा है, क्योंकि देखो मैं भले यहाँ पे कितना भी रगड़ रगड़ के पढ़ाऊँ, जब तक तुम लोग खुद लिख के कॉपी पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें समझ में कुछ नहीं आना है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आना है। देख के हाँ लगेगा हाँ आ गया आ गया आ गया, लेकिन जब करने जाओगे ना तो 50% केसेस में तुम अटक जाओगे। इफ यू आर नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो ठीक है ना, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूं, इसलिए मुझे तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो दैट्स वाई यहां समझो और कॉपी पे प्रैक्टिस करो खुद से, चाहो तो वीडियो पॉज करो और प्रैक्टिस करते जाओ साथ में, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, सो ये आपके पास में डाइवर्जेंस की वैल्यू आ गई। कर्ल की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा नीचे चले जाओ, कर्ल इज इक्वल्स टू व्हाट, वही एक वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में, डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू दिस आई जे के, और यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे डेल बाय डेल वाई आना चाहिए, यहाँ पे डेल वाई डेल जेड आना चाहिए। ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया होगा। नाउ यहाँ पे फिर से वही करिएगा, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिएगा एंड यू विल गेट द 2y माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस 4y के कैप। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा जैसे हम लोगों ने अभी डिटरमिनेंट को सॉल्व करा था, बिकॉज डिटरमिनेंट प्लस डिफरेंशिएशन ये दोनों ही होगा। आई को लेके चलेंगे तो ये y के रिस्पेक्ट में होगा, ये आ गया, ये वाला z के रिस्पेक्ट में होगा माइनस, प्लस फिर ये वाला z के रिस्पेक्ट में होगा, फिर माइनस ये वाला x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर प्लस के ये वाला x के रिस्पेक्ट में होगा और ये वाला y के रिस्पेक्ट में होगा। एंड सिंपलीफाई करेंगे तो यू विल गेट दिस वन रिजल्ट। ठीक है ना, ये आपके पास में आ गया। नाउ अब आपके पास में और क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, है ना। ये यहाँ पे z है, ये z है बेसिकली। ठीक, अब आपके पास में देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, खूब सारे क्वेश्चंस हैं, खूब करिएगा, मेहनत करिएगा, तो आपको बेसिकली अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ में आ ही गया है, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बस केवल। जैसे ये क्वेश्चन है v इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड आई प्लस जे प्लस के। तो अल्टीमेटली जो तुम्हें v दिया हुआ है ना बच्चों, वो v क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू दिया है e टू द पावर एक्स वाई जेड आई कैप, e टू द पावर एक्स वाई जेड जे कैप और e टू द पावर एक्स वाई जेड के कैप। और आपको क्या करना है, इसके लिए कर्ल फाइंड करना है। तो कर्ल जब फाइंड करने के लिए जाओगे तो बेसिकली आई जे के साथ एक ही चीज है, ये। तो जब कर्ल निकालने के लिए जाओगे तो बेसिकली आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। और यहाँ पे हर जगह पर क्या जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप जब इसको छोड़ दीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। यहाँ आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड और ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, ये आपके पास में आ जाएगा।
और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद्यार्थियों, आई के लिए करेंगे तो ये वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में ये आ गया, प्लस जे जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। फिर के लिए करेंगे तो फिर यहाँ पर ये एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस वाई के रिस्पेक्ट में। और फिर इस क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो पहले वो का वही आ जाएगा, ये आ गया, फिर e टू द पावर एक्स वाई जेड एज इट इज आएगा, और यहाँ पे क्या कहते हैं, जब आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1 हो जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन से, और एक्स जेड आ जाएगा, तो ये एक्स जेड आ गया, माइनस ऐसे ही यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू द पावर एक्स वाई जेड आएगा, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मल्टीप्लाई में एक्स वाई। सेम सभी के साथ में होगा, सभी में से e टू द पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिएगा, और अगर कोई और क्वांटिटी कॉमन आ रही हो तो कॉमन लेते हुए फाइनल आंसर बना के लिख दीजिएगा। दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन वी हैव, अब एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि शो दैट द वेक्टर, ये आपके सामने एक वेक्टर लिखा हुआ है ना, जहां पर भी आई जे और के आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इट्स अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, आपको बताना है कि ये इरोटेशनल है। क्या है ये एक इरोटेशनल वेक्टर है। तो इरोटेशनल के लिए आपको पता ही है कि कर्ल निकालना होता है, तो हम उसका क्या करने वाले हैं बच्चों, कर्ल निकालने वाले हैं, और देख लेते हैं कि कर्ल निकालने के बाद में क्या वैल्यू आती है। तो लेट्स फाइंड आउट द कर्ल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये आपके पास में f आ गया, ठीक है ना, ये आपने पूरा f लिख दिया। अब कर्ल निकाला, अच्छा फिर से यहाँ पे वही मिस्टेक आ गई है, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, अपन फिर से लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट इज द कर्ल ऑफ f? सो कर्ल ऑफ f इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा i j k डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y और डेल बाय डेल z, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ i? sin y प्लस z, तो यहाँ पे आप लिख देंगे sin y प्लस z, यहाँ पे लिख देंगे x cos y माइनस z, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस y, ठीक है ना। ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी विद्यार्थी। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा जैसे आपको करना है, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि बिना बस यहाँ तक लिखा और डायरेक्ट 0 लिख दिया, नहीं, पूरा सिंप्लीफाई करना, दिखना चाहिए टर्म बाय टर्म कि 0 आ रहा है। यही टीचर चेक करता है जब आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे 0 आ गया कर्ल की वैल्यू, तो कर्ल ऑफ f इज इक्वल टू, अगर 0 है तो वो जो आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है वो बेसिकली सोलेनोइडल वेक्टर, सॉरी इरोटेशनल वेक्टर हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये एक इरोटेशनल वेक्टर बन जाएगा। कौन? ये f। इट मींस दैट के इस वेक्टर में रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है। व्हेन अगर आप इसका ग्राफ बना के देखोगे, इसमें डोमेन डालोगे, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी सरफेस क्रिएट होगी, दिस सरफेस डजंट हैव एनी रोटेशनल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसमें कहीं पे भी कोई रोटेशन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ये है, जैसे ये माउस है, सो दैट माउस हैज ए रोटेशनल, मतलब अगर इसकी सरफेस ऐसे देखेंगे तो ये घूम गई, ठीक है ना, तो ये रोटेशनल प्रॉपर्टी है इसमें। ये जो डब्बा है ना, इसके ये जो घूम रहा है ना, तो दैट काइंड ऑफ दिस इज द रोटेशनल प्रॉपर्टी, ये रोटेशनल प्रॉपर्टी है। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर क्या कहते हैं होगी तो कर्ल कभी भी 0 नहीं आएगा, और अगर ऐसी नहीं है तो कर्ल हमेशा 0 आएगा, ठीक है ना। जैसे कोई प्लेन सरफेस है, कोई बुक का ऊपर का पेज है, ठीक है ना, घुमा हुआ नहीं, केवल ऊपर का पेज, मतलब ऐसे प्लेन की तरह चल रहा है, या फिर ऐसा 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 ऐसे बन रही है, लेकिन रोटेशन नहीं है पूरा, है ना, पूरा लगभग 180 डिग्री घूमने वाला। तो वो जितने भी ऐसी सरफेसेस होंगी ना विद्यार्थियों, उन सब का क्या कहते हैं कर्ल जो है वो 0 आएगा। और रोटेशन केवल ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहां से कोई चीज गई ऐसे 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 घूम गई, तो भी ये रोटेशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं क्या इसमें। एक ये क्वेश्चन और ले लेते हैं विद्यार्थियों, दैट क्वेश्चन इज व्हाट, सो प्रूव दैट, 2 क्वेश्चन है बेसिकली, तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लेता हूँ। यहाँ पे r टू द पावर n है, तो यहाँ पे r होना चाहिए बेसिकली, r, ये कैपिटल R, मतलब जिस कैपिटल R की जो वैल्यू होती है वो xi, yj और zk इस रूप में जो होती है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n r, इसका डाइवर्जेंस निकालना है, दिस इज इक्वल्स टू दिस वन, n प्लस 3 r टू द पावर n, ठीक है। तो देखो बेटा r तो ये होता है, आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा बोल्ड लेटर वाले में, और इसमें कंफ्यूज मत होना है ना,
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। बेसिकली इट्स व्हाट, इट्स मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ एनी वेक्टर। तो ये 1/2 है r। और जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास में ये वैल्यूज आएंगी। del r by del x is equals to x by r, del r by del y is equals to y by r, del r by del z is equals to z by r। ठीक है ना। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। देखो मैं एक बार बता भी देता हूँ एक शॉर्ट में, जैसे 1/2 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -1/2, और ये 2x आएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन से, 2 से 2 कट जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे पावर 1/2। ये जो डिनोमिनेटर है वो r है, तो ये आ जाता है x अपॉन r। इसलिए y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y अपॉन r आता है, z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो z अपॉन r आता है। तो अब डाइवर्जेंस निकालना है, तो डाइवर्जेंस मीन्स डेल डॉट जिसपन। तो ये डेल की वैल्यू हो गई और ये r की पावर n और r की वैल्यू होगी, मतलब ये ऐसे आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, ये भी बढ़िया है। अब हम इन तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब जब हम इसको निकालने के लिए जाएंगे विद्यार्थियों, तो देखो ये भी x का कौन फंक्शन है और ये भी x का, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस x एज इट इज r की पावर n का डिफरेंशिएशन में n आगे आ जाएगा और r की पावर n-1 आएगा, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से डेल r बाय डेल x आएगा। अब डेल r बाय डेल x की वैल्यू आप x अपॉन r लिख दोगे। ठीक है ना। तो ये आपके पास r की पावर n, ये n एज इट इज, ये x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर अपॉन ये आपका r नीचे रहा और ये r की पावर n-1 ऊपर रहा। ये r ऊपर जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगा, तो r की पावर n-2 हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव del by del x of r की पावर n x is equals to r की पावर n plus n x square r raised to the power n/2। ये आपके पास में आ जाएगा। अब इसमें आगे क्या करोगे बच्चों, बहुत आसान सा तरीका है। देखो इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, ये x के रिस्पेक्ट में आया है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर del by del x r की पावर n into x। नाउ y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जहां जहां x था वहां वहां y आ जाएगा, तो ये y स्क्वायर आ गया। z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जहां जहां z होगा वहां वहां पर z आ जाएगा। ठीक है ना, राइट। ये आपके पास में आ गया। नाउ इन सभी वैल्यूज को जब आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे जो मेन इक्वेशन 1 है, तो आपको मिलेगा क्या, देखो r की पावर n, r की पावर n, r की पावर n ऐड होके 3r की पावर n हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, n कॉमन निकलेगा, r की पावर n-2 कॉमन निकलेगा। तो n कॉमन निकाला, r की पावर n-2, ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, ऐड करके डायरेक्ट लिखिए। पहले चाहो तो तुम अलग अलग कर लेना और फिर ऐड कर लेना। तो इसकी जगह पर लिख देंगे हम कितना, r स्क्वायर, ये r स्क्वायर, तो r स्क्वायर r की पावर n-2 मिलके हो जाएगा r की पावर n, और ये n एज इट इज, ये n एज इट इज, और ये r की पावर n कॉमन ले लिया तो 3 + n r की पावर n, जिसको आप n+3 भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये चीज प्रूफ हो गई। सेम चीज आप इसके साथ भी करिएगा, है ना। इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा डेल के साथ में। तो जब डेल के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे विद्यार्थियों, तो बस वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकलेगा, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके पास में ये स्थिति बनेगी और ये वाली स्थिति बन जाएगी। अब आप यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पर ये कुछ, हाँ ये कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है, y और r, अच्छा यहाँ z ऐसा है ना, ये r की पावर, ये थोड़ा इसको मत छोड़, इसको छोड़ दीजिए, ये तो जाने दीजिए। आप तो बस इसको सॉल्व करिएगा, है ना। आपको अपने दिमाग से डिफरेंशिएशन तो करना हमने सीख ही लिया है, अब आप इसको बस सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू। और बेसिकली ये वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर था ये बेसिकली इरोटेशनल वेक्टर था। कौन सा वाला वेक्टर, ये r की पावर n और r वेक्टर, ये इरोटेशनल वेक्टर है क्योंकि इसका कर्ल वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है। अब उसने और क्या कहा था कि r की पावर n, r की पावर n और r इज सोलेनोइडल देन डाइवर्जेंस। अगर इसको सोलेनोइडल कहा जाए तो डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n r 0 रहेगा, तो मतलब ये वाली क्वांटिटी 0 रहेगी। तो r तो 0 हो नहीं सकता है, बिकॉज दिस इज द मैग्नीट्यूड, या फिर वो होता है, दिस इज द मॉड्यूलस वैल्यू। ठीक, तो n+3 0 होगा, तो n इज इक्वल टू -3 के लिए अगर आप n की वैल्यू को -3 ले लेते हैं, तो ये जो वेक्टर है ये सोलेनोइडल भी हो जाएगा। मतलब वो सोलेनोइडल भी हो जाएगा और इरोटेशनल तो वो पहले से ही हो गया है।
ठीक है। अब ये कुछ और क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड है, सोलेनॉइडल से रिलेटेड है, इरोटेशनल से रिलेटेड है, जिसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड करना है इस पॉइंट पर, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप डाइवर्जेंस निकालेंगे और फिर उसमें एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट रख देंगे। आप कर्ल निकालेंगे विद्यार्थियों, आप कर्ल निकालेंगे, राइट, आप कर्ल निकालेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसमें एक्स वाई जेड की जगह पर, ये वैल्यू आई जैसे, तो इसमें एक्स वाई जेड की जगह पर आप वो पॉइंट रख देंगे, जो पॉइंट जिस पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालनी है। तो यू विल गेट योर फाइनल रिजल्ट, ये आपके पास में ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए, इसमें वैसे इनके सोल्यूशन में थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, तो उनको खुद के लेवल पर रेक्टिफाई करके, है ना, वैसे मेरी टीम अब देख लेगी क्योंकि मैंने निकाल दी है गलतियां। लेकिन अगर आप पेड कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं तो ये स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचा होगा, तो वहां पर इसको करेक्ट करते हुए आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को। बाकी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए हुए हैं, उनको भी आप लोग कर लीजिएगा विद्यार्थियों, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी काफी है इतना। अब ये जो वेक्टर क्वांट आइडेंटिटीज हैं बच्चों, इस वेक्टर आइडेंटिटीज के लिए मेरे पास एक पहले से ही रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये वेक्टर आइडेंटिटीज आप वहां से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। एंड इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं क्या, जहां तक मेरा ख्याल है कि कुछ एक दो क्वेश्चंस और हो सकते हैं। दीज आर द सम सॉल्व प्रॉब्लम आल्सो। तो बेसिकली ये थोड़े से और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको, जैसे कि यही क्वेश्चन है, एफ एक फंक्शन आपको दे दिया है, इट्स अ स्केलर पॉइंट फंक्शन बेसिकली। तो बेसिकली इट्स अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, दिख रहा होगा तुम लोगों को कि कहीं पे भी इसमें आईजे के नहीं है। तो वो बोल रहा है कि कर्ल और डाइवर्जेंस निकालना है, मतलब ग्रेडियंट निकालो पहले एफ का, जो आंसर आएगा, ठीक है ना, जो आंसर आएगा, जैसे कि ये आंसर आया, तो ये जो आंसर आया है उसका कर्ल भी निकालो। तो पहले ग्रेडियंट निकाल लेना और फिर उसका कर्ल, तो ये एक तरह से आपके लिए एफ का काम करेगा। तो इसका कर्ल निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो उससे परेशान नहीं होना है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दम नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये आ गया, ये देखो, फाइंड डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एफ, मतलब पहले कर्ल निकालो एफ का, ठीक है ना, पहले कर्ल निकालो एफ का, फिर उसका डाइवर्जेंस। तो कर्ल बेसिकली किसी भी, ये बेसिकली एक एफ है, इसका आपने कर्ल निकाला तो यू विल गेट अनदर वेक्टर, ये आपके पास में एक और वेक्टर आ जाएगा, और उस वेक्टर का क्या निकाल लो, फिर उस वेक्टर का क्या निकाल लो, ये कर्ल आ गया, ये कर्ल आ गया, और फिर उस वेक्टर का क्या निकाल लो विद्यार्थियों, उस वेक्टर का आप ये कर्ल और उस वेक्टर का फिर डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस तो फिर आपको आता ही है कैसे निकालना है, दैट्स ऑल। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको अपना दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर कहीं पे भी कोई डाउट या क्वेरी आए तो यू कैन आस्क योर डाउट और योर क्वेरी। इस छोटे से लेक्चर में जितना मैं तुम लोगों को समझा सकता था उतना मैंने समझाने का प्रयास किया, और आपके डाउट और क्वेरीज का स्वागत है। लेकिन अल्टीमेटली मेहनत करने वाले आप हैं, मेहनत आपको करनी है। मैं तो समझा दिया, अब मेहनत करो, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, टॉपिक को समझो। मेन होता है बच्चों कॉन्सेप्ट को समझना कि करना कैसे है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इस चीज को समझने पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। हम जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा इवनिंग में, हमेशा बोलता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, कुछ भी पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ठीक है। तो होता रहता है, तुम्हारे साथ भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होता है कभी कभी, लेकिन मत होना, अदरवाइज दूसरे दिन लेक्चर नहीं ले पाओगे, करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक। सो इवनिंग में पॉसिबल हुआ तो वेक्टर इंटीग्रेशन को शुरू करते हैं। वेक्टर कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट में इतना काफ़ी है, हमने लगभग 3 लेक्चर ले लिए हैं, तो इट्स सफिशिएंट। अब वेक्टर इंटीग्रेशन शुरू करते हैं और उसमें एंजॉय करते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, खूब सारी पढ़ाई करिएगा, माता पिता का हमेशा सम्मान और रिस्पेक्ट करिएगा, क्योंकि उनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहिएगा, करते रहिएगा, हमेशा राष्ट्र के लिए अच्छा अच्छा सोचते रहिएगा, क्योंकि माता पिता के बाद अगर कोई है तो वो राष्ट्र है फिर, ठीक है। हालांकि कई जगह पर राष्ट्र को सबसे बड़ा माना गया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुलना दोनों की नहीं करना चाहिए, दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जितना वो इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके लिए राष्ट्र भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चुनने की बारी आएगी तो हमेशा राष्ट्र को ही प्राथमिकता दीजिएगा, लेकिन सम्मान दोनों को बराबर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।